चलो, एमबीबीएस का आधार फिजिक्स दमदार, तो एमबीबीएस का वही आधार है बेटा। बायो और केमिस्ट्री लगभग बायो तो 100% सबका लगभग तैयार रहता है। केमिस्ट्री भी मैक्सिमम यदि मान लिया जाए तो इनऑर्गेनिक रखना है मान लो, तो मैक्सिमम अभी लगभग तैयार रहता है लोगों का। लेकिन थोड़ा सा उसमें फिजिकल में दिक्कत होती है, किसी का कैलकुलेशन अच्छा होता है, किसी का नहीं अच्छा होता है। लेकिन फिजिक्स सबकी एक ही प्रॉब्लम है, बात समझा। तो अच्छा, आज कोई भी हमने देखा है, हमारे मतलब एक लड़का था त्रिपाठी कोई था, तो इतना ज़्यादा वो बायो उसकी तैयार थी कि 100% नंबर लाता था टेस्ट में बायो में, लेकिन एमबीबीएस नहीं मिला। क्यों? कि ऐसे कोचिंग में था कि जहाँ लोग कहे कि खाली बेटा बायो केमिस्ट्री पढ़ करके हो जाएगा उसी पर, फिजिक्स थोड़ा कम में करना, वो कभी भी पहुँच ही नहीं पाया। 30 क्वेश्चन 30-35 ज़रूरी है, 35 प्लस, और पहुँच ही नहीं पाए। तो फिर अलावा बेटा चलो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका आप लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। अच्छा, अब पोलराइजेशन में जिसकी थ्योरी ना पूरी हो तो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में देखेंगे पोलराइजेशन चैप्टर, तो वहाँ पर है पूरी कंप्लीट थ्योरी है, वहाँ से थोड़ा भी कमी बेसी यदि है तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने लिए हैं 15 क्वेश्चन है, आज चलिए देखा जाए, सॉल्व किया जाए। तो जो भी कुछ पढ़े हैं उसके बेस पे आप सॉल्व करिए। चलिए, यह बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए तो फिलहाल स्पेशल उसी के लिए है ही। चल बेटा देखो, हाँ, तो कह रहा है कि पहला ही क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में कह रहा बेटा इस क्वेश्चन में कि इन द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन कह रहा कि ओनली इलेक्ट्रिक वेक्टर टेक पार्ट्स, केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर ही भाग लेता है, ओनली मैग्नेटिक वेक्टर टेक पार्ट्स, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि बोथ ई एंड बी टेक पार्ट, दोनों भाग लेते हैं। और फिर कह रहा है कि आइदर बी आर ई, यानी कि या तो मैग्नेटिक या तो इलेक्ट्रिक कैन टेक्स पार्ट विच डिपेंड ऑन द फेज डिफरेंस। किस पर निशान मार दिया जाए? जल्दी बोलो बेटा, किस पे मार दिया जाए निशान? अभी थ्योरी में बोला उना की रिवाइज कर डालिए। अभी थ्योरी में लिखवाया हूँ कि इलेक्ट्रिक वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहते हो? ऑप्टिकल वेक्टर कहते हो ना। तो पहली बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा वो, लेकिन ये भी है कि हो सकता है 2 आ जाए उससे, EMW से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक तो मस्ट है। आज जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनरली पूछ दिया जाता है क्या वहाँ पर कि इलेक्ट्रिक उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है। और दोनों कितने डिग्री पर होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। और दोनों किस फेज डिफरेंस दोनों के बीच कितना होता है? और हाँ, लिखते रहो जल्दी जल्दी। तो फेज डिफरेंस पाई नहीं, 0, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा उसको, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर बोथ आर ऑलवेज एट परपेंडिकुलर, बोथ ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ विल बी हाउ मच? 0। दोनों सेम फेज में होते हैं, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। चलो, अब चूंकि वहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है, अब इसमें से तुमको देखना, तो जिसको तुम आप लीजिए, ये जैसे ये मान लो लाइट है, उजाला दिख रहा है, तो ये जो उजाला है, जो शाइनिंग इफेक्ट ऑफ द लाइट है, वह किसकी वजह से होती है? वह इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से होती है, मैग्नेटिक का उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इसीलिए तुम कहते हो कि इलेक्ट्रिक वेक्टर को कहते हो ऑप्टिकल वेक्टर। तो ऑप्टिकल वेक्टर ही न केवल भाग लेगा, जब उसका कोई रोल ही नहीं है तो फिर भाग क्या लेगा? ठीक, क्लियर हो गए? तो जितनी भी लाइनें बोला हूँ कॉपी में लिख जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए, कोई लाइन दोबारा भूले मैं, यही लाइन एज इट ही जाएगी आपके एग्जाम में। चलो, तो किस पर निशान मारा जाए? ओनली इलेक्ट्रिक वेक्टर टेक पार्ट्स, दैट इज द आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? अब इसको जल्दी से डायग्राम बनाते जाइए सर।
कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ए एंड बी विल बी, ए एंड बी विल बी, ए यानी कि ये जो रेज जा रही है वो ये रिफ्लेक्शन के बाद, अच्छा, और फिर ये जा रही है बी, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड वे बोलते हैं इसको ना, यानी कि रिफ्रैक्टेड। तो बेटा ये नॉर्मल है, ये हाँ इसको बोलते हो ट्रांसमिटेड, या दूसरा नाम इसका कहते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज कहते हो इसको, ठीक। चलो अब तो बेटा क्या दिया है ऑप्शन में, डायग्राम समझ में आ गया, यानी कि किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। चलो अब ये क्या कह रहा देखो, कह रहा कि ए प्लेन पोलराइज्ड, कह रहा कि जो ए वाली लाइट थी ऊपर, कह रहा कि वो प्लेन पोलराइज्ड है, एंड बी को कह रहा है अनपोलराइज्ड है, एक पोलराइज्ड है और एक अनपोलराइज्ड है। अच्छा चलो भाई, ए प्लेन पोलराइज्ड है एंड बी आल्सो प्लेन, दोनों प्लेन पोलराइज्ड, ठीक। सी ऑप्शन पे आ जाओ, कह रहा सी ऑप्शन में कि ए प्लेन पोलराइज्ड है एंड बी पार्शियली पोलराइज्ड है, ठीक। चलो अब डी ऑप्शन पे आ जाओ, बहुत ही क्लोज है आप सभी ऑप्शंस। अब डी पे आ जाओ, कह रहा है कि ए सर्कुलरली पोलराइज्ड है एंड बी जो है प्लेन पोलराइज्ड है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना, वो तो सीधे गलत हुआ, क्योंकि यहाँ सर्कुलरली तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्कुलरली कहाँ पर होता है, जब डाइक्रोइज्म में होता है, डाइक्रोइज्म में होता है जो प्रोसेस डाइक्रोइज्म है ना, तो वहाँ पे जहाँ पर एक या जब कोई लाइट इंसिडेंट हो जाती है, कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जैसे टूरमैलिन वगैरह, तो ऐसे कुछ क्रिस्टल होते हैं जिस पर लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो वह क्या होता है, वह दो पार्ट में स्प्लिटिंग हो जाती है, और दोनों के बीच का जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है और दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बनती है, ठीक। और जब दोनों के फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो लेकिन एंगल दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 ना हो, तब इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बनती है। तो वह तो ये तो डाइक्रोइज्म में होता है, यानी कि डबल रिफ्रैक्शन में होता है, तो यहाँ तो फिलहाल होगा नहीं, इसका मतलब ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आइए अब सी नंबर पे चलिए। सी नंबर में कह रहा है कि प्लेन पोलराइज्ड एंड पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक, यानी कि ये लग रहा है, यही आंसर लग रहा है। अच्छा अब सर कहेंगे कि सर ये ए वाले में क्या गलती है, भाई गलती को पता होना चाहिए ना पहले, तो जब हम ये जानेंगे कि यहाँ क्या कौन सा गलत है तभी तो सही को बता पाएंगे ना हम। तो अब देखो, ए प्लेन पोलराइज्ड एंड बी अनपोलराइज्ड, 100% अनपोलराइज्ड तो वह होती नहीं, पार्शियली पोलराइज्ड होती है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो बेटा अब इसमें क्या है, आल्सो पे तो दोनों बेटा इसको तो एब्सोल्यूट रॉन्ग हो गया, यानी कि अब हमको डिसाइड करना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से मेरा आंसर सही होगा, है ना। तो देखो बेटा अब यहाँ पे लिखा पार्शियली पोलराइज्ड, तो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बीस इस तरह से जब अच्छा आपकी जैसे मान लो बेटा नीट आपको जानते हो ना निकालना है, तो निकालने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलत कितना कर सकते हो, उसमें 40 करना पड़ेगा ना मिनिमम, 45 में से 40 आपको करना है ना, तो 40 करने के लिए मैक्सिमम तुमको संभावना MBBS के लिए तुमको हर हाल में 40 पहुँचना है, वो भी जब तुम्हारा केमिस्ट्री और बायो भी उसी ऑर्डर का रहेगा तब। और मान लो कि बहुत ज़्यादा किए उसमें केमिस्ट्री और बायो में, तब भी आपको फिजिक्स में 35 प्लस तो जाना ही पड़ेगा। चल फिलहाल ये दोनों हो गया, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट चलो अब इसका आंसर दो, करने की कोशिश करिए, आंसर आना चाहिए, निकलना चाहिए आंसर पढ़ने के बाद। विच इज़ द करेक्ट अबाउट ऑप्टिक एक्सिस, कॉपी में साफ साफ आपको लिखवाया गया है। तो विच इज़ करेक्ट अबाउट द ऑप्टिक एक्सिस, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। वेरी टफ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है लेकिन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आप अच्छी तरह से तीनों के बीच डिफरेंस आपको खोजना पड़ेगा। अब देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर उसके बाद में ABC, देखो बेटा 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर उसके बाद में आपसे ऑप्शन दिया जा रहा है A,
हाँ, तो कह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर कह रहा है कि ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फिर कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल सभी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि नन ऑफ दीज यानी कि कोई करेक्ट नहीं है। चलिए आ जाइए, देखिए अब क्या क्या स्टेटमेंट नंबर 1 पे ध्यान दें। स्टेटमेंट नंबर 1 में कह रहा है कि एक्सिस, हाँ, एक्सिस along which when a light incident it splitted into ordinary rays and extraordinary rays। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? डबल रिफ्रैक्शन यानी कि डाइक्रोइज्म। एंड यू नो दैट द डाइक्रोइज्म आल्सो द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द पोलराइजेशन। चलो, तो अब ये कह रहा है, अब पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि क्या स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या गलत? गलत। चलो, एंड ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी, कह रहा है कि एंड ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी। पहली बात स्प्लिटिंग हो जाए और फिर क्या हो जाए? सेम वेलोसिटी से ट्रेवलिंग हो। नहीं, क्या लिखा हुआ है देखो, एक्सिस along which when light incident it splitted into टू क्या हाँ टू स्प्लिट into टू ordinary and extraordinary and travels with the same velocity। चलो आ जाओ और देखो भाई, अब दूसरे पर नहीं, फर्स्ट वाला भी यहाँ पे था। हाँ, पहले वाला ऊपर देख लो बेटा, पहले इसको देख लो, फर्स्ट वाले को एक बार चेक करो, पहले वाले को देख लो। कह रहा है कि एक्सिस अबाउट विच व्हेन लाइट इंसिडेंट डज नॉट, इसमें दिखा हुआ है, यही सही है? श्योर? डज नॉट स्प्लिटेड इन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, क्या सही है? बोलो भाई, सही? चलो भाई, अच्छा चलिए भाई, आप सही माने इसको गलत कर दूं? बोलो भाई, दाग काटो दो कि डाले दो? अरे भाई, जब वहाँ डज नॉट है तो यहाँ पर उसको सही बोलोगे तो अपने आप गलत हो गया। चलो 3 पे आओ, 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है कि एक्सिस ऑन विच लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, यानी कह रहा है कि वह एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस वो एक्सिस होती है जिस पर द लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट करे तो क्या होगा ना भाई? इट अगेन डज नॉट स्प्लिटेड। कहा कि वो तो परपेंडिकुलर का तभी नहीं होता है, तो अगेन डज नॉट स्प्लिटेड बट ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी। क्या लाइन सही है? जल्दी बोलिए, बोलो भाई, भाई फैसला तो है कैसे? हाँ बोलो 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 भाई। चलो सही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिक एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके एलॉन्ग लाइट यदि इंसिडेंट करे तो उसकी स्प्लिटिंग ना हो, ठीक? अच्छा, और उसके परपेंडिकुलर भी करे यदि जो, तब भी ना हो। अंतर मात्र ये होता है कि जब परपेंडिकुलर करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब परपेंडिकुलर करते हैं लाइट इंसिडेंट तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों जो रेज होती है ना, वह दोनों रेज डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं। अब आप कहेंगे, मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब स्प्लिटिंग हुई ही नहीं तो डिफरेंट वेलोसिटी कैसे हो गई? चलिए अब जा देखो बेटा, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि कहीं पर पानी का बहाव है, एक वाटर स्ट्रीम ले लो, पानी का कोई धारा ले लो या कोई नदी वगैरह ले लो, और ऐसा जैसे गंगा जमुना भी नाम सुने अभी, कुंभ मेला वाला, हाँ, तो अब जैसे वहाँ पर देखोगे कि यदि कहीं एक ही नदी है या एक ही नाला है मान लो, उसमें अब एक ही है, लेकिन उसमें 2 कलर, आधा वाटर एक कलर का है और आधा वाटर अलग अलग नहीं हुए हैं, आधा वाटर एक कलर का, आधा वाटर एक कलर का, और दोनों क्या कर रहे हैं? डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, है एक ही, ठीक? तो 90, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस। क्या होती है ऑप्टिक एक्सिस? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए,
व्हाट इज द ऑप्टिक एक्सेस। क्लियर हो गए? चलिए अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टू लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर, क्या है कि दो लाइट रेज हैं आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर से पास करती हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कह रहा है कि पोलराइजर से पास होने के बाद ना तो उनका इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि E1, हाँ E1, कह रहा है कि E1 E नॉट साइन 2 × 10⁻14 पाई टी माइनस के जेड है। ओके, अच्छा, यानी कि क्या कह रहा है इसमें, के जेड है। इसका मतलब ये हुआ कि यह इसका जो डायरेक्शन होगा या तो वाई एक्सिस पर होगा या तो एक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में तो ये वाइब्रेट कर रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जो दूसरा है ना, वो दूसरा है वो E नॉट कॉस 2 × 10⁻14 पाई टी माइनस के जेड है। यानी कि देख करके आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कि देखो बेटा, ओमेगा की जो देख रहे हो ना, ओमेगा दोनों का सेम है और दोनों का वाइब्रेशन सेम है, लेकिन एक बात और है, एक में साइन है और दूसरे में कॉस है। ओके, चलो अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर कितना है, E नॉट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक वेक्टर E नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर दो है ना और आफ्टर पोलराइजेशन कह रहा है, तो आफ्टर पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि यह जैसे मान लो सपोज करो कि ये डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो रेज बन गई हैं उसमें, और दोनों जो रेज बन गई हैं उनमें π/2 का फेज डिफरेंस हुआ, क्योंकि साइन एकास है तो फेज डिफरेंस नहीं का हो गया। अब बाकी फ्रीक्वेंसी सेम है, डायरेक्शन सेम है दोनों का, वाइब्रेशन सेम है, जेड और जेड दोनों में है। ओके, तो अब देखो तो अब क्या हुआ, यानी कि दो चीज़ें इस इक्वेशन को देखने से दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहला ये कि एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर है ना, तो पहला ये बेटा कि एम्पलीट्यूड यानी कि A1 की वैल्यू भी आपका कितना है, E नॉट है, और A2 की वैल्यू भी क्या है, E नॉट है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और दोनों के बीच का डेल्टा फाई बराबर कितना है, π/2 है। और अभी अभी बोला हम 2 मिनट पहले कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब एम्पलीट्यूड बराबर हो और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 हो, तो ऐसे केस में सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है। अच्छा, और यदि यह π/2 हो लेकिन यदि यह बराबर ना हो A1 और A2 तो इलिप्स हो जाएगा। तो पॉइंट नोट करें फटाफट कि यहाँ पर डेल्टा π/2 पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, पहला वाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर, यस, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ना, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। एक कभी देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट, तो ये कब होता, इलेक्ट्रिकली का कंडीशन नोट कर लो बेटा, देखो हाँ, डेल्टा फाई का मान हो π/2 हो, ठीक बेटा, डेल्टा π/2 ना, या इससे कम कुछ भी हो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर अच्छा, और यहाँ पर क्या हो, A1 = नॉट A2 हो। अच्छा, अब मान लो कि जैसे कि यह A1 = A2 हो गया, तो यदि यह भी कंडीशन हो सकता है कि यदि ये दोनों एक साथ हों या नहीं, तो क्या नहीं, तो देख बेटा, यदि A1 = A2 हो ना, तो जो डेल्टा फाई है, देखो डेल्टा फाई है ना, वो 90 ना हो, डेल्टा फाई यदि 90 से कम हो तो डेल्टा फाई लेस देन 90 हो, तब भी दोनों ही केसेज में क्या बनेगा, वह एलिप्स का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, और 0 डिग्री पर यदि 0 डिग्री हो फेज डिफरेंस तो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर? तो यहाँ पर यह किस पर डिपेंड है, यह डायकोरिजम प्रोसेस डबल रिफ्रैक्शन पर डिपेंड है कि दो जो वेव होती हैं उनके इक्वेशन को देख के आप कैसे बताओगे कि पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होगी या हाँ सर्कुलरली होगी कि इलिप्टिकली होगी, ये बताओगे। हो गया बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट। ओके, हाँ, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। चलिए, आया हुआ कंपटीशन में पहले ही IIT मेंस एग्जाम में। तो अब यहाँ कह रहा है बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि ये किसके लिए बात हो रही है बेटा, ये बात हो रही है फॉर पोलराइज्ड लाइट, फॉर पोलराइज्ड लाइट।
ठीक बेटा, ये पोलराइज्ड लाइट के विषय में बोल रहा है कि कौन सी होगी ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर। अच्छा, और एक चीज़ और भी है कि फॉर पोलराइज्ड लाइट एक शब्द और यहाँ पर लगाइएगा, सर्कुलरली के लिए बात कर रहा है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वह देखो बेटा, अब यहाँ पे देख रहे हैं वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है, इंटेंसिटी, और उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। अच्छा, अब फिर देखो, और यहाँ पे क्या लिया गया है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है। चलो, अब यहाँ मैग्नीट्यूड करा ना, तो जानते होते हो कोई, जैसे जो लाइट पोलराइज्ड होने के बाद भी वो क्या होती है, लाइट जब पोलराइज हो जाती है ना, तो पहली बात है कि पोलराइजेशन प्रोसेस होता है क्या, थ्योरी सबको पता होगी, क्लियर होंगे, होता ही क्या, पहले जल्दी बोलो फटाफट। लाइट, हाँ, तो ऐसे कहिए कि जो आइसोट्रॉपिक लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट, जब हम किसी पोलराइड पर डालते हैं तो उसका जो अभी आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, आइसोट्रॉपिक का मतलब होगा कि उसका वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में है और उसकी इंटेंसिटी आई है। तो जब पोलराइड पर फर्स्ट पोलराइड पर जब लाइट पड़ती है तो फर्स्ट पोलराइड के बाद जो लाइट हमको मिलती है उसका वाइब्रेशन केवल एक ही दिशा में रह जाता है, बस एक ही, खाली ये एक प्लेन में रह जाता है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि वह जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, तो वह इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, मान लीजिए अब इस प्लेन में करेगा तो ऊपर और नीचे जैसे साइन कर्व बनाता होगा, तो इस प्लेन में कर रहा है, तो क्या जो जरूरी है कि वह इसी प्लेन में हमेशा रहे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो इस प्लेन में भी हो सकता है, किसी भी दिशा में वो हो सकता है वाइब्रेशन, लेकिन जहाँ रहेगा वहाँ पर परमानेंट फिक्स रहेगा। देखो ध्यान दीजिएगा, जहाँ रहेगा जिस दिशा में, उस दिशा में परमानेंट फिक्स रहेगा और उसी दिशा में वो वाइब्रेशन उसका कंटिन्यू होगा। किसका? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। अच्छा, वो तो सिंगल अभी लाइट है ना। अच्छा, डाइक्रोरिज्म में जानते बेटा कि दो लाइट हो जाती है, और दोनों के बीच जो सर्कुलरली बनेगा कि इलिप्टिकली बनेगा कि क्या बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस और उनका एम्पलीट्यूड कितना है। चलो अब ज़्यादा देखना, तो चूंकि सर्कुलरली पोलराइज्ड है, और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो होती है बेटा, ये दोनों तरफ से, दोनों सब बाय ड्यू टू द सिमेट्री, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। तो जब वह कांस्टेंट होती है तो इस समय ए वेरी कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, सी में भी वेरी कर रहा है, डी में भी वेरी कर रहा है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में कर, तो साइन कर बता रहा है, वो भी कर रहा है, इसमें वेरी कर रहा है लेकिन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बना हुआ है। ठीक, तो एक ही ग्राफ है जिसमें वेरी, दैट इज द आंसर। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर कि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के लिए ये सही होगा। और नंबर 6 पे चलते हैं। आइए अब यहाँ न्यूमेरिकल्स देखिए, कह रहा क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। तो सबसे पहले पोलराइजेशन में हम आपको बता चुके हैं बेटा कि सबसे पहला काम करेगा कि जो इंटेंसिटी दी हुई होगी ना, उसको जरूर देख लेना कि पोलराइजेशन के, यानी पोलराइड पर पढ़ने के पहले वाली इंटेंसिटी है, हाँ, या कि उसके बाद पोलराइजेशन हो गया है बाद वाली है, ये चीज़ देखना बहुत जरूरी पहले। चलो देखो अब, तो ये क्या कह रहा है पहले चेक कर लो। ये कह रहा है कि बीम ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि पहले अभी पोलराइजेशन नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ो, अब इसके बाद तब आगे बढ़ो, अब कर दो इज पासिंग थ्रू पोलराइड ए से पास कर रहा है, यानी कि सबसे पहले ए नाम का रखा गया पोलराइड। चलो फिर क्या करा, एंड देन पासिंग थ्रू बी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए होगा फिर बाद में बी होगा। यह ए है, लाइट यहाँ पड़ रही है यहाँ पर, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, ये दिया हुआ इतना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि देन पासिंग थ्रू द पोलराइड बी विच इज ओरिएंटेड, सुनो बेटा, अब विच इज ओरिएंटेड एट 45 डिग्री, है ना। तो रिलेटेड टू ए व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, हो जाएगा।
कौन सा मार दो निशान भाई जी, अपना अपना मार दो जल्दी फटाफट, मार दीजिए, मारे सॉल्व करने पहले मार दिए। आसान क्वेश्चन है। अरे बेटा जानते हो कब आया था, एग्जाम देख लो। लोग कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि IIT बड़ा टफ होता है। देखो IIT 2024 30 जनवरी का पेपर था, सेकेंड शिफ्ट में आया था एग्जाम में। कितना आंसर आ गया जल्दी बोलिए। सही है, कैसे 8 आ गया, किसमें मारोगे? दिस इज द करेक्ट बेटा। I0 का स्क्वायर थीटा, I0/2a हो गया, स्पष्ट है, क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि हाफ हो जाता है पहले पोलैरिटी के बाद में इंटेंसिटी। का स्क्वायर 45 है ना, तो का स्क्वायर 45 है बेटा, तो I0/2 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, तो I0/2 इंटू 1/2 I0/4 हुआ, 8 का आंसर आएगा। क्लियर, दैट इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन किस में मारना था निशान, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए अभी यही क्वेश्चन आया है बेटा, IIT 2024 30 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। चलो हो गया, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हेन ए पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड। अब ध्यान दीजिएगा, क्रॉस पोलराइड का मतलब समझ रहे हैं क्या? हाँ, दोनों दूसरे के 90 डिग्री पर हो। तो व्हेन ए पोलराइड शीट रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड बाई एंगल थीटा, थीटा एंगल रोटेट किया जाए एक को, देन इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर, यानी कि फाइनल, एनालाइजर मतलब फाइनल वाला, तो एनालाइजर विल बी मैक्सिमम एट, कह रहा कि मैक्सिमम किस एंगल पर वह होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले दो पोलराइज थे, दो थे ए और बी, मान लीजिए ए पर पहला पोलराइड है, पोलराइजर है, और बी वाला जो मान लीजिए एनालाइजर है। तो लाइट ए पर इंसिडेंट की, ए से तो जे पड़ी होगी तो I0/2 हो गया होगा, उसके बाद वो एनालाइजर पर पड़ी। आप पहले दोनों एक दूसरे के पैरेलल या क्रॉस में नहीं रखे गए हैं, कह रहा किसी एंगल पे रखे गए, कह रहा किसी एंगल पे रखे गए। मान तो अब एंगल तो दिया नहीं है, तो आप क्या मानेंगे, माना एंगल थीटा है, ठीक। आप पहले से दोनों क्रॉस थे, पहले से, तो कह रहा कि तो पहले से क्रॉस थे तो कितना डिग्री पर हम घुमा दें दूसरे वाले को कि इंटेंसिटी बाहर जो मिले वो मैक्स हो, ठीक। हाँ, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन चेक कर लें। व्हेन ए पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड, यानी क्रॉस का मतलब क्या होगा बेटा, तो क्रॉस का मतलब ये हुआ कि यह दो पोलराइड होंगे, यह P1 है मान लो, तो दूसरा क्या है P2 है। और अब कह रहा है इस क्वेश्चन की बाई एंगल थीटा, कह रहा है क्रॉस्ड पोलराइड बाई एंगल थीटा, कह रहा है कि अब हम यदि ये एनालाइजर को, कोई एक एनालाइजर मान लो, इसको एनालाइजर है बेटा, हाँ, तो अभी बेटा अभी कह रहा है कि इसको हम घुमा दें, कितना थीटा, 30 कैसे आ जाए, 30 करके देखिए, निकालना पड़ेगा ना आपको, निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे कर लेंगे, मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, तो जैसे उसको दूसरा सवाल, तो यह मैक्सिमम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब जैसे कि मान लीजिए आपने इसको घुमाया, तो यदि थीटा घुमा दिए आप, तो आपके पास अब बचे क्या, कितना आपको बचेगा, यहाँ दोनों के बीच, अब यहाँ, अब ये यहाँ गया ना, तो हाँ, तो अभी थीटा हुआ तो ये हो गया, क्या पहले क्रॉस था, तो अब जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो 90 माइनस थीटा हो गई, थीटा डैश मान लीजिए, तो 90 माइनस थीटा है कि अब आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तो अब ये कह ले सकते हो कि I डैश यानी फाइनल इंटेंसिटी बराबर क्या होगी, तो कह सकते हो कि I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस, अब सॉल्व कर दोगे, अब cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हो ना, कि अभी cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा
बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा, आज जब साइन स्क्वायर थीटा लिए बेटा तो आई नॉट बाई 2 है, ठीक है ना, आई नॉट बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, अब इसको सॉल्व कर दो, निकाल दो, वैल्यू निकाल दो। और सीधे से शब्दों में कर सकते हो, सुनो बेटा, सीधे कर सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, किस पर होगा, वह 45 पर। कहीं पर भी जब दो चीज़ें हो, कहीं भी दो चीज़ें हो, अब बार बार ऐसा न्यूमेरिकल आता है, कहीं पर भी जब दो चीज़ें हो, जैसे मान लो कोई हम चार्ज वाला ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। आज इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा जाए फिर इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में भी है। आज जब पढ़ते हो बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम में जैसे मान लो कोई टैंक है तो पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हाँ कि होल कहाँ पर किया जाए टैंक में, क्यों उसका रेंज जो फ्लक्स वेलोसिटी होती है मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरे। अब वहाँ पे कौन सा नियम निकालते हो, तो रेंज की जब मान निकालते हैं तो आता है, हाँ आता है कि वहाँ पर आता है ना कि एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू स्मॉल एच, यानी कि वहाँ पे कैसे निकालते हो इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करते हो। तो अब देखो, अब ये है कि आप वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा के तो डिफ्रेंशिएट करके निकालो, तो लफड़े में क्यों पढ़ने जाओगे। एक लाइन खाली मालूम रहे कि जब किसी भी एक चीज़ का दो हिस्सा किया जाए तो उसका मान मैक्सिमम तभी होता है जब दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब मैं कहूँ आपसे कि दो चार्ज हैं, देखो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। इस तो जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q, और दूसरा जैसे मान लो कि एक बारी A और B है, एक पे कैपिटल Q चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है। अब कितना मैं फोर्स कितना मैं इसमें का चार्ज निकाल के इस पर रख दूं जिसके की वजह से इनके दो बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। बहुत आसान। अब क्या कहोगे, टोटल चार्ज तो एक ही बारी पर है, अब वो कितना है, कैपिटल Q है और दूसरा अनचार्ज है। अब कह रहा है कि दूसरे पर हम कितना रखें कि इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमा की बात हो रही, मैक्सिमम हो जाए। क्या कहोगे, आप कहोगे अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैक्सिमा कब होता है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब कहोगे कि सर यहाँ पर कैपिटल Q है, आज छोटे वाले पर पता नहीं कितना है, तो हम जानते हैं मैक्सिमा के नियम से कि दो चीज़ें मैक्सिमम, तो एक ही चीज़ क्या यदि दो पार्ट किया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स या चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे। करके चाहो देख लो आराम से, ठीक। तो दोनों बराबर होंगे, अब दोनों बराबर होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल Q था इस पर, तो कैपिटल Q बटा 2 और दूसरे वाले पर भी कैपिटल 2/2, यानी कि आधा आधा हो जाए, तो फोर्स उनके बीच क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गए। तो यहाँ पर भी क्या कहोगे, अब एंगल है ना, अब 90 डिग्री है, अब 90 का दो पार्ट करना है, एक ही होगा बस, एक ही बन ही सकता है, क्या 45। तो अब इसको देख करके कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाया और ये टेक्निक मालूम है तो तुम ऐसे बता सकते हो। हाँ नहीं तो अब तो 60 तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों क्रॉस है ना, तो दोनों क्रॉस है तो दोनों क्रॉस से 90 लेना है ना, आपको 90 लेना है ना, क्रॉस का मतलब कि 90 है। अब देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, आई इक्वल टू वाई नॉट cos स्क्वायर थीटा। अब ये बेटा देखो ये इसको घुमाया थीटा डिग्री, ये कितना हो गया 90 माइनस, आई इक्वल टू वाई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा ले सकते हैं आराम से। अब देखो बेटा इसको क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो बेटा साइन स्क्वायर आई नॉट से आई नॉट क्या हो जाए, आई नॉट बाई 2 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, थीटा जब 45 होगा तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। थीटा का मान जो है 30 भी रख के चेक कर लो, 60 भी रख के चेक करो, 45 रख के चेक करो, 45 पे ही मैक्सिमम पाओगे, 45 पर भी मैक्सिमम पाओगे। अच्छा अब इसको चाहो तो और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा निकालो, लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। दैट इज द आंसर। आओ अगला क्वेश्चन, यही सब बेटा देखो यही सब आते हैं एग्जाम के आपके क्वेश्चंस, लगता है कि हाँ कितना कठिन क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा देखो IIT में आया हुआ है क्वेश्चन 2023 में, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। चलो कह रहा कि एन पोलराइज कितने पोलराइज कह रहा कि देखो हाँ
कह रहा है कि n पोलराइजिंग सीट, n सीट ले जा रहा है, एक दो नहीं है, n है। तो कह रहा है कि n पोलराइजिंग सीट्स आर द अरेंज्ड सच दैट इट मेक्स 45 डिग्री विथ अदर। जैसे मान लीजिए पहला रखे तो उसके 45 पर दूसरा रखे, दूसरा वाले के 45 पर तीसरा रखे, और तीसरा वाले के 45 पर चौथा रखे। ऐसे 45 पर एक दूसरे के 45 पर रखते चले गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अदर एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट। अब जो पहला वाला है उस पर आपने लाइट इंसिडेंट किया, चलो आगे क्या हुआ? फाइनली इमर्जेंट लाइट कंसिस्ट इंटेंसिटी, देख रहे हो? अब जो अंतिम में लाइट मिली ना उसकी इंटेंसिटी 1/64 1/64 पार्ट हो गया। यानी कि यदि लेट अस कंसीडर द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इनिशियल इज I0, then the finally emergent light becomes I0/64, I0/64। ओके, अब इसके बाद देखो क्या हुआ। I0 इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, कह रहा कि देन देयर मे बी हाउ मच सीट। तो कह रहा कि अब सीट की संख्या बताओ कितनी है। चलो ट्राई टू डू ट्राई टू करो, कोशिश करो भाई, पहले सरेंडर कर दिया क्वेश्चन देखकर। ट्राई टू डू, अंदाज से नहीं मारोगे कि जो सबसे अच्छा लगे वो मार दें। अंदाज से मारने का परसेंटेज जानते हो, प्रोबेबिलिटी 100 में 4 ऑप्शन होते हैं। सुनो बेटा, 4 ऑप्शन है ना, यदि अंदाज से मारा है तो 25% हुआ प्रोबेबिलिटी सही होने का, और यदि 5 ऑप्शन होते तो 20% होता प्रोबेबिलिटी सही होने का। हाँ देखो कितना रहा, कोशिश करो देखो। चलो आ जाओ, आओ चलो बेटा। ऑप्शन हाँ बेटा मार दो निशान फटाफट, देखो 6 5 3 4 कितना रहा? 6। शाबाश, बहुत अच्छा, हाँ गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छा किया। चलो अब हम I0/2 I0/2 करते चले जाओ, 6 बार करोगे ना। तो सुनो, ऐसे फार्मूले से करोगे तो थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा मतलब निकालना पड़ेगा। तो दिमाग देखो बहुत अच्छा लगा ये। हाँ बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। बेटा IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे लिए मेडिकल रखा हुआ है? अच्छा, और जो तुम्हारा अच्छा देखो एक चीज़ और भी है, ऐसे और भी है कि तुम्हारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इतने टफ नहीं होते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस देखो, जैसे गणित लगा के मार दे। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, चलो शाबाश, चलो ऐसे दिमाग लगा के मारो, निकल जाएगा तुरंत बीट। चलो देखो बेटा, अब देखो इस साल पहले का बीथर क्या देख लिया, वैसे तो बस क्या किया भाई। हाँ भाई, जो वीडियो में देख रहे हैं देखो भाई, देखो यहाँ लड़की जो है फर्स्ट क्लास मारी तुरंत निशान, कुछ भी करने का नहीं, बस बैठा ली क्या I0/2 होता है एक पर, तो I0/2 गुणे I0/2 गुणे I0/2 6 बार करोगे अपने आप I0/64 हो जाएगा। तो कुछ भी करने का नहीं है, बस ये होता टेक्निक। चलो ठीक है, आ जाओ देखो बेटा, अब ऐसे कैसे करेंगे। I/2 cos स्क्वायर थीटा, तो I फाइनल है बेटा, I0 जानते हो कि आफ्टर पासिंग फर्स्ट है ना, ये I0 होता है बेटा। और इसके बाद में एंगल बिटवीन द यानी मतलब फर्स्ट दोनों के बीच का जो है था वो थीटा एंगल। चलो I1 पहले वाला बेन देखो क्या हुआ, तो I0 cos स्क्वायर 45 I0/2 हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले पास पर। चलो अब जरा देखना I0/2, क्योंकि देखो हाँ जब दो पोलराइड थे तो I0/2 पावर n मान लिया हमने, ये बराबर I0 कितना हो गया 64 हो गया। तो अब जा देखना 2 पर यानी कि 2 पर n, यानी यहाँ से कंपेयर कर दो, तो देखो 64 है ना, तो 64 को तो देखो बेटा ये I0 यहाँ भी है,
तो न्यूमिनेटर बराबर तो डिनोमिनेटर बराबर होगा। तो अब 2 पावर n कर दूँ तो 64 हो जाएगा। और 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 पावर 6। तो अब n बराबर 6, सीधे एक लाइन कर, आई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसा बैठा के मार दीजिए तुरंत, बस इतना ही होता है बेटा। देखो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत सही। आओ अगला क्वेश्चन ले लो। थोड़ा क्या है अगले क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि वेव नेचर ऑफ लाइट एंड ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट शोज बाई। ओके, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्या करोगे, कह रहा है कि वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि दो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बता रहा है कि वेव नेचर ऑफ लाइट और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट शोज बाई। अब एक्सपेरिमेंट प्रोसेस कह रहा है कि पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। फिर दूसरा कह रहा है कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। तीसरा क्या कह रहा है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। और चौथा कह रहा है कि डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन है। शाबाश, बहुत सही, अब तैयार कर डाली है, फर्स्ट क्लास। अंकित क्या भाई, हमारा नहीं तैयार, हम पढ़ नहीं रहे, हम लोग तैयार काम करेंगे। देखो चलो, डिफ्रैक्शन नहीं बेटा, यही तो मेन टाइम है, डिफ्रैक्शन और वेरी गुड। तो बेटा अब जो डिफ्रैक्शन होता है ना, कहीं पर भी डिफ्रैक्शन जो होता है वेव होने का सबसे मस्ट कंडीशन, टू बी वेव। यानी कि डिफ्रैक्शन लिख दो बेटा, लिखो वहां पे कि डिफ्रैक्शन इज द मस्ट कंडीशन टू बी वेव होने के लिए डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन होना जरूरी है। और यदि ये नहीं होगा तो वह वेव होगी ही नहीं। हो गया। अच्छा, जैसे कहते हो, इसमें एटॉमिक रिसर्चर केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो अब कहते हो कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है अपने ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर, भाई कैसे पता चला कि वेव नेचर शो करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसे तुमको मालूम हुआ, कैसे कहते हो कि जो है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है? इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो करता होगा, है ना। तो वहां पर एक साइंटिस्ट है, 2 साइंटिस्ट मिलकर के एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रॉन पर, कहते हैं उनको ईस्टर्न जर्लाइक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, खोजा और बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। नोट करो जल्दी जल्दी, फास्ट पॉइंट, ठीक। ईस्टर्न जर्लाइक एक्सपेरिमेंट। और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में वेव नेचर शो करता है। अच्छा, और कौन सी वेव, ये भी नोट करो, कौन सी वेव? स्टेशनरी वेव। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव शो करता है, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। हो गया। और इसी पर तो कहते हो ना, इसी पे कहते हो ना कि 2 पाई r = n लैम्डा होता है, तभी निकालते हो। चलो आ जाओ और आगे बढ़ो, यानी कि चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट, क्या है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री, कितने डिग्री पर बेटा? 60 डिग्री पर। तो एट एंगल 60 डिग्री, तब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑन ट्रांसपेरेंट शीट, कोई ट्रांसपेरेंट शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट फ्रॉम एयर से हो रहा, हाँ, द रिफ्लेक्टेड रेज इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड। कह रहा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हुई है वो क्या हुई है? कम्प्लीटली पोलराइज्ड हुई है बेटा। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही आसान। आया है कब बेटा? IIT 2024 31 जनवरी, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। बोलो जल्दी। अरे इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो बहुत आसान है बेटा। डायग्राम देखो, कॉपी खोलो, डायग्राम देखिए, डायग्राम में बना हुआ है यार,
या देखिएगा कि जहाँ पर विस्टर्न एंगल पड़े हुए हैं आईपी 90 डिग्री पे है प्लस माइनस पर तो 90 डिग्री है ना, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आईपी तो दिया है शायद, आपसे आर पूछ रहा है ना, 90 तो फिर आई हो जाएगा। तब कितना टाइम लगेगा? देखो आईपी प्लस आर बराबर 90 होता है, और हाँ, और आपसे आर पूछ रहा है, तो 90 माइनस आई पी, 90 माइनस आई पी यानी कि 30 डिग्री आंसर है वही बेटा। देखो आंसर है, क्या दिक्कत है? लेकिन अब देखिए दो चीज़ें, अब ध्यान देना, ब्रेस्टर्स लॉ जब पढ़ रहे थे आप तो पढ़े ना म्यू बराबर tan आई पी। देख बेटा, अब ये एंगल जानते हो ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट या आई पी रहेगा तभी ना यह प्लेन पोलराइज्ड होगा ना। अच्छा, तो ये कहा है क्वेश्चन में कि वह प्लेन पोलराइज्ड है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड है। तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड है तो बात पक्का होगी बेटा कि इसके और इसके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है। लेकिन ये ध्यान देना कि यह 90 तभी होता है जब यह प्लेन पोलराइज्ड होता है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो पार्शियली पोलराइज्ड अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, तो यह 90 डिग्री होता है। अब देखो, अब इसको पूछ रहा था आपसे इसे ये दिया है आईपी दिया 30 नहीं 60 दिया है ना, और आप पूछ रहा था तो 90 माइनस 60 हो गया। लेकिन वहाँ एक पॉइंट याद रहे, आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री होता है बेटा। चलो ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो हाँ, नेक्स्ट देखो, आप कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पासिंग थ्रू पोलराइड ए, ठीक, एंड अदर पोलराइड व्हेन प्लेस्ड बिहाइंड ए। कह रहा है कि एक दिया हुआ है, इसके बाद में कह रहा है कि अब दूसरा एक और रख दिया, इससे पीछे एक और रख दिया, तो ए देन इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू ए बिकम्स आई नॉट बाई 2, तो कह रहा है कि बाई नॉट बाई 2 हो गया, 45 डिग्री है ना। अच्छा, अब फिर कह रहा है कि व्हेन अनदर पोलराइड सी, अब हाँ एक और रख रहा है, तो कह रहा है कि तो कह रहा है कि व्हेन अनदर पोलराइड सी प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रख रहा है, ए एंड बी, देन इंटेंसिटी बिकम्स आई नॉट बाई 8। क्या कि आई नॉट बाई 8 हो गया, यानी कि फाइनली क्या मिल रहा है, आई नॉट बाई 8 मिल रहा है। क्या कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो अब आपसे पूछ रहा कि ए और सी के बीच का एंगल बताओ। अब क्या करेंगे, तुरंत बनाइए P1 P2 P3 ABC तुरंत बनाइए, और पहले 2 को पास कराइए, फिर तीसरे को पास कराइए, अपने आप थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, या तो 0 होगा, या तो 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो 60 होगा। करिए, सॉल्व करो, निकल जाएगा बेटा, बस पहले देख के डरने की जरूरत नहीं है। देख के डरने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत है। हो गया, ए बी, ठीक। अब देखना, अब देखो बेटा, ए बी यहाँ पे है, बी यह ए है और ये बी है बेटा, ए और बी, अब बीच में क्या रहा दोनों के, ए सी रख दिया है। चल बेटा, अब जानते हो कि आई बी बराबर क्या होगा बेटा, यदि ए तो बाद में रखा है ना, ए तो बाद में रखा है ना, इसको हटा दो अभी, पहले अभी ए बी हटा दो पहले, ठीक। अब जब देखना, तो जो जब आई सी नहीं रखे थे, जब केवल ए और बी थे, तब क्या था, आई बी बराबर आई नॉट, हाँ पहले आई सी निकाल लो बेटा, पहले आई सी निकाल लो। देखो अब ऐसे है ना, लाइट ए पर पड़ी है ना, ध्यान दीजिएगा, पहले लाइट ए पर पड़ी है, तो पहले लाइट जब ए पर पड़ी बेटा, तो पहले आई सी निकालो, सबसे पहला काम। तीनों हमें एक साथ हमने लिया है यहाँ पर,
तीनों हम एक साथ ले करके पहले लाइट ए पर पड़ी, तो हम पहले सी बीच में आ गया है ना, तो हम पहले आई सी निकाल रहे हैं। तो बेटा तो आई सी बराबर क्या होगा, ये तो यहाँ पे पोलराइज हुआ। अब यहाँ पे देखो बेटा ये आई नॉट बाई टू, यानी पहले वाले पर पड़ा तो आई नॉट बाई टू हो गया होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल रहा होगा तो आई नॉट बाई टू इंटू कास स्क्वायर थीटा हो गया होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो फिर, अब हमको आई भी चाहिए ना, तो आई भी बराबर क्या हुआ बेटा, आई सी जो यहाँ हुआ मिला हमको, तो आई सी कास स्क्वायर थीटा हुआ। आई सी का मान कितना आया है, तो अब आई नॉट बाई टू कास स्क्वायर थीटा रख दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कास स्क्वायर थीटा हुआ। ठीक हो गया बेटा। चलो अब देखो आई भी बराबर क्या हुआ, आई नॉट बाई टू और कास स्क्वायर पावर 4 कर दो। हाँ पावर 4 कर दो बेटा, कर दिया। अब देखो बेटा ये पावर 4 हो गया, तो अब आई भी बराबर क्या हुआ, आई नॉट बाई टू है ही, कास पावर 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। अब फाइनल की तो मान दिया ही है, वो तो दिया ही है। तो आई नॉट बाई 8 इंटू आई नॉट बाई टू का सिवा 4 हो गया बेटा। आई नॉट से आई नॉट क्या हो गया, और ये 2 से 1/4 हो गया, हो गया बेटा। अब देखो कास पावर 4 हो गया। अच्छा अभी जब यहाँ इसका रूट लोगे तो कास स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1/2 होगा। अब फिर एक बार लेना होगा, स्क्वायर है अभी, तो थीटा की मान कितना आ गया, यस मार दीजिए आंसर 45। क्लियर है, बना लीजिए, फटा बन गया। चले वीडियो बना लीजिएगा, वीडियो में देखते रहिएगा, बना लीजिएगा वीडियोस में से। क्लियर बेटा। तो अभी यहाँ पर चलो, ये कौन सा नंबर था, 11 था। आ जाओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ द पोलराइजेशन इन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ द पोलराइजेशन इंटेंसिटी विच डज नॉट पासेस थ्रू द पोलराइजर इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या करोगे। कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ द पोलराइजेशन इंटेंसिटी विच डज नॉट पासेस थ्रू द पोलराइजर, भाई क्या है जानते ही हो भाई, पोलराइजर कह रहा है ना, एनालाइजर नहीं कह रहा है। तो ये जानते हो बेटा कि ये तुम्हारा पोलराइजर है और ये, आज जब आइसोट्रॉपिक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है, अब मान लो कि इस आइसोट्रॉपिक लाइट की जो इंटेंसिटी है बेटा वो कितनी है, आई नॉट है। हाँ तो ना जीरो कैसे हो, जीरो कैसे हो, आई नॉट है ना। तो पोलराइजेशन से जब यहाँ देखो, पहले जब लाइट यहाँ पे आएगी बेटा, तो ये तो प्लेन पोलराइज लाइट हो गई ना। तो जब ये तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो प्लेन पोलराइज लाइट होगी ना ये। हाँ तो ये इंटेंसिटी आधा होगी ना। अब ये तो आई नॉट, ये तो फिक्स है कि आई नॉट हो गई। अब इसकी जो देखो बेटा, अब ये पोलराइजर ये है और एनालाइजर ये है। अब इन दोनों, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, ओके। अच्छा अब एंगल, अब जब एंगल होगा, मानो दोनों पैरेलल है, तब तो एंगल 0 हो गया। तो अब यहीं पे कहते हो, माइनस ला लगाते हो, कहते हो फाइनल बराबर क्या हुआ, आई नॉट बाई टू तो हो ही चुका है, आई नॉट बाई टू। अब दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दोनों के बीच के एक्सिस का जो एंगल होता है उसका कोसाइन लेते हो स्क्वायर, तो कहते हो कि कास स्क्वायर थीटा कहते हैं। लेकिन सवाल क्या है, सवाल यह है कि विच डज नॉट पासेस थ्रू द पोलराइजर। कह रहा कि जो इंटेंसिटी वो बताओ जो इस पोलराइजर से पास नहीं हुई। अरे भाई इंटेंसिटी शुरू बाई टू, शुरुआत में जो इंटेंसिटी थी वो थी आई नॉट, पास हो गई वो है आई नॉट बाई टू। तो कौन सी नहीं पास हुई, बस नहीं, आई नॉट तो मेन थी और आई नॉट पास हो गई, तो बचा कितना, तो आई नॉट बाई टू बचा ना, ये नहीं पास हुई, तब न आधा हो गया। और सीधी सी बात है, इसमें सोचना क्या है, आधा पास हुई, आधा क्या हो गई, बैक हो गई, यही ना होता है, बस हाफ हो गई। तो अभी किस पे मारना था निशान, सी ऑप्शन। अब सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो गया।
चलो नेक्स्ट। चलिए आएगा रहता रहेगा तो हाँ, बिल्कुल सही। नहीं रहता रहेगा तो गाला गाएगा। चलो नहीं, तुक्का तो कभी नहीं, वो तो खाने ही में नुकसान, पड़ेगा, हाँ दिमाग नुकसान रहेगा, करेगा मार बेटा। दिया होगा। जानते हो ना कि कभी एक भी क्वेश्चन को यदि आप वैसा मार दीजिए, आई मीन अंदाज में मार दीजिए, तो सही होने की चांसेस कितनी हो रही हैं? 25%। और गलत होने की तुक्का मारिएगा ना, आप फेल हो जाइएगा, पास पक्का। हो जाइएगा, सुनो, हो नहीं जाएगा। ऐसे 25% चांस हुआ सही होने का, अब 75% चांस है गलत होने का, तो मान लीजिए बात भगवान है, बस सही हो जाए तो तो बड़ा कम चांस होता है। मान 25% लीजिए सही रहता। 25% ही चांस है। ओके कमान। चल देखो ना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट इंसिडेंट ना इंसिडेंट देन इट टोटली पोलराइज्ड ऑन द ग्लास प्लेट बाई क्या बाई रिफ्लेक्शन कंसीडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 बेटा 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है कि आई का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए आंसर क्या होगा? आज ध्यान देना भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बताओ एट विच लाइट इंसिडेंट देन टोटली पोलराइज्ड, है कि जिस पर लाइट इंसिडेंट किया है तो वह प्योर मीन्स टोटली पोलराइज्ड हो जाए, और जिस पर इंसिडेंट किया ग्लास प्लेट पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी 1.5 में 3/2 हो गया। कितना हुआ जल्दी बोलिए? व्हाट इज आंसर? जल्दी बोलिए, ये एक लाइन का सवाल है भाई। हाँ यस, कुछ सोचना ही नहीं है, बस देखो ना। जानते हो कि यह, हाँ ब्रिस्टल सलाह लगा दो, म्यू बराबर क्या? म्यू बराबर tan IP। तो बस देखो बेटा, अब IP बराबर क्या हुआ? tan इनवर्स म्यू हो गया, अब म्यू का मान कितना दिया? 1.5 दिया हुआ है, बस हो गया, सीधे 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 ऑप्शन दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज 32 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना? 32 वाट पर मीटर स्क्वायर इंसिडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द P1 P2 P3 P1 P2 P3 है बेटा, थ्री पोलराइड्स सच दैट P1 एंड P3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। P1 और P3 परपेंडिकुलर है, ठीक, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि इफ़ इंटेंसिटी ऑफ द इमरजेंट लाइट, यानी कि जो बाहर फाइनली निकल रही है, तो कह रहा है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ द इमरजेंट लाइट इज 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइनली मिला कितना? 3। इंसिडेंट कितना किए थे? 32 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब फाइनली मिल रहा है 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है आपसे कि देन एंगल बिटवीन P1 एंड P2 विल बी, तो यानी पहला और दूसरे के बीच का एंगल बताओ, पूछ रहा है। कैसे होगा? कुछ नहीं, बहुत आसान है भाई। 3 बनाओ पहले फटाफट, पहले से पास करा के दूसरे पर ले जाए, दूसरे पास करा के तीसरे पर ले जाइए, फाइनली जो इनिशियल की वैल्यू दिया हुआ है, तीसरे की वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो लगना चाहिए तुरंत। जल्दी बोलो आंसर। कह रहा है ऑप्शन भी देखिए, कह रहा है कि 30 डिग्री या मतलब कि जैसे 60 यदि आंसर मारा जाए तब भी सही हो जाएगा, और 30 है तब भी सही होगा। क्यों क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा 90 है, तो यदि एक को 30 कहिएगा तो दूसरा जो 30 घुमावे, क्यों तो भाई दूसरे को हम कह सकते हम उसे 60 घुमाए हैं, तो इसका मतलब होगा कि या तो 30 होगा या तो 60 होगा। ये भी आंसर हो सकता है। 45 भी आंसर हो सकता है, नहीं, या 40-50 आंसर हो सकता है। मैं दोनों सम 90 आना चाहिए। अच्छा 0-60 कभी नहीं हो सकता, 0, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए ना, तो ये हो नहीं सकता कभी। 45 बोला है तो ये हो सकता है, 45 हो सकता है ये, या तो 30 और 45। देखोगे दो आंसर तो वैसे ही गलत हो गए, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। हाँ अब देखो, या तो पहला या तो तीसरा, इन्हीं में से सही होगा, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए। देख के आप मार सकते हैं। चलो बेटा अब आ जाओ, सॉल्व करने की प्रोसेस देखो क्या है। कुछ नहीं, तीनों बना दिया। I1 मीन्स
कि P1 पे जो पहले P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है, तो अब P1 से लाइट जब पार करी तो कितनी हुई इंटेंसिटी, तो जानते हैं, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं भाई। तो I1 बाप कितना होगा बेटा, I0/2 है कि 32/2, यानी कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर? चलो बेटा अगला देखो, I3। अब I3 फाइनली जो क्या मिला, तो I3 बाप क्या हुआ, I2, 3 के पहले वाला 2 से जो पास करेगा वही ना होगा I3, तो I2 cos स्क्वायर थीटा। अब I2 का मान कितना मिला है बेटा, 16 आया ना उस पर, तो 16 cos स्क्वायर थीटा रख सकते हो यहाँ पे। हाँ I1 है, तो I1 के बाद में जब I2 से पास किया, पहला वाला I1 हो गया, तो I2 से कितना निकला, I1 इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो I2 बराबर क्या हो गया, I1 का मान 16 है, तो cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गए? तो बेटा ये लाइन क्लियर हो गई। अब देखो, अब I3 है ना यह, तो I3 बराबर कितना बेटा, देखो यह 16 है, तो 16, और ये क्या बेटा, cos स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू रख दिया आपने, I2 का मान रख दिया। अब यहाँ फिर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा एक और आ गया। लेकिन अब ये cos स्क्वायर थीटा होगा बेटा, वो दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल है ना, तो मान लो उनके बीच का एंगल कोई थीटा है, तो अब ये cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखो फिर, अब एक फाइनली जो वैल्यू पता ही है, तो फाइनल वैल्यू हम लोग की कितनी है, 3 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और ये 16 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हुआ, यानी कि sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, ले सकते हैं। अच्छा अब देखो बेटा, अब जैसे जानते हो कि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। अब इसको 2 के फार्म में लाना है, तो 2 के फार्म में लाने के लिए स्क्वायर क्यों है ना उसका, तो sin स्क्वायर 2 थीटा लाना है। तो अब यहाँ पे 4 हमको चाहिए, 4 चाहिए, तो यदि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, अब यहाँ 4 से यदि हम मल्टीप्लाई करके 4 से डिवीजन कर दे, मान में कोई अंतर पड़ा नहीं, तो अब हमने डिवीजन कर दिया, तो डिवीजन किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा अब देखो बेटा, और यहाँ पर क्या हुआ, 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा लिख दिया, और उसका स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत बेटा, नो? चलो 4 को इधर ले जाओ, अब इतना करना पड़ेगा एग्जाम में सब। अब 4 को इधर ले जाओ, 3/4 हो गया। तो अब बोले 3/4, और sin 2 थीटा तो है ही, ये वैल्यू है sin 2 थीटा था, तो sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि sin स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो बेटा, हाँ अब उसका रूट ले लिया हमने, तो √3/2 हो गया, sin 2 थीटा बराबर √3/2, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा बेटा, sin इनवर्स √3/2, और sin इनवर्स √3/2 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया बेटा। अच्छा अब थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, तो अब 30 भी हो सकता है, हाँ तो अब ये 30 भी हो सकता है बेटा, और 60 भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन था, फर्स्ट वाज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, ये तो डिफ्रैक्शन का, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन पढ़ चुके आप, ऐसे हमारी जल्दी फटाफट। ओ इंटरफेरेंस क्या कह रहा है बेटा, जल्दी मारिए आंसर फटाफट। अभी ये कल अब सॉल्व किए हैं आप न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल कल सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन आया था कि स्लिट के सामने यदि पॉइंट हो, एक स्लिट के सामने पॉइंट हो तो क्या होगा, पढ़े थे ना वहाँ पे, हाँ सामने का था, तो यहाँ डायग्राम में थोड़ा सामने कर देना, हाँ बेटा इसके सामने है यार, डायग्राम में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको, ऐसे डायग्राम बेटा ऐसे रहेगा, सामने का था, ये ऐसे है, S1 यहाँ पर है, ऑप्शन ए। तो क्या पूछ रहा, ध्यान दीजिए पहले, टू फार्म डार्क फ्रिंज, क्या है कि टू फार्म डार्क फ्रिंज एट पी पर क्या बनना है, हाँ डार्क फ्रिंज बनना पी पर बेटा। यहाँ पर कह रहा कि यदि डार्क फ्रिंज बन रही हो, ठीक, तो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी,
यदि यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट यूज की गई बेटा एक स्लिट के सामने यदि डार्क फ्रिंज बन रही हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? बहुत सीधा सा बात, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब बच्चे यही नहीं जानते हैं, यही सब की स्लिट के सामने बन रहा है तो क्या होगा, ब्राइट बन रही है तो क्या होगा, डार्क बन रहा होगा तो क्या होगा, और वही क्वेश्चन आ जाता तो सोचते हैं पेपर टफ आ जाता। हो गया बेटा? अब जा देखिए, कुछ भी नहीं करना बेटा, आसान क्वेश्चन। कैसे? अब देखो, अब सबसे पहली बात तो यह आधा जो बोले हो बेटा सही है, लेकिन बशर्ते वो क्या बोले हैं आप? पाथ डिफरेंस। तो हाँ, अब ये एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, है ना? तो क्या कहता है वो? जल्दी बोलिए, क्या कहता है वो? कहता है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स है ना, ठीक? तो डेल्टा एक्स बराबर कह रहा बेटा कि डी स्क्वायर बाई 2d, ये तो होता ही है। मीन्स कि यदि पॉइंट किसी एक स्लिट के सामने है तो पाथ डिफरेंस हमेशा याद रखना कि यही होता है डी स्क्वायर बाई 2d। अब इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल रहेगा, तब आगे पढ़ोगे कि क्या पूछ रहा है, डार्क पूछ रहा है ना, डार्क पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। अब जा देखो फिर, अब जानते हो कि यह डेल्टा एक्स बराबर जब एन लेमडा होता है तो हर हाल में क्या बनता है वहाँ पर? तो हर एन लेमडा ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट बनता है, तो ब्राइट बनता है। और जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 वेयर n इक्वल टू, नहीं जीरो नहीं, माइनस लिए हो ना बेटा, तो 1 से शुरू हुआ, तो 1 2 3 4 5 होता है, तो क्या बनता है बेटा? डार्क बनता है। हो गया बेटा? डार्क बनता है। अब जाते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट पर अभी तो दिया नहीं है कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में कौन सा है, हम पहला मान ले, फर्स्ट क्योंकि नंबर नहीं दिया है हम हाँ, तो एक मिनट जो भी आवे, तो डेल्टा एक्स बराबर नहीं बेटा, तो ये 2 है ना, तो 2 इंटू 1 न करोगे, फर्स्ट है ना, तो 2 माइनस 1 करोगे बेटा, 1 करोगे और लेमडा बाई 2 करोगे बेटा, तो तुमको मिलेगा डेल्टा एक्स बराबर कितना मिला बेटा? लेमडा बाई 2 मिला। अब तुमको एक डेल्टा एक्स यहाँ मिला, डार्क की बात हो रही ना, तो ये डार्क का लिए ये मिला, यानी कि डार्क के लिए बेटा ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि फर्स्ट डार्क के लिए लेमडा बाई 2 होना चाहिए। अच्छा, और एक लेमडा बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू तुम यहाँ पाए हो। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब डी स्क्वायर बाई 2d बराबर कितना हो गया? लेमडा बाई 2। कौन मैथ लगा रहे बेटा? तो लेमडा बराबर लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो डी स्क्वायर बाई डी, यानी किस पे हिसाब मानना था बेटा? आंसर कितना था? यस, दैट वाज द फैंटास्टिक आंसर। अब देखिए, अब जल्दबाजी में यदि आप मार देते, आपको याद है कि पाथ डिफरेंस वहाँ पर डी स्क्वायर बाई 2d होगा ना। अच्छा सुनिए, अब इसको मार देते, अब जल्दबाजी में क्या किए कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पूछ क्या रहा है। एक स्लिट के सामने पाथ डिफरेंस होता है डी स्क्वायर बाई 2d, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है तुमसे डार्क, पहला डार्क क्या रहे, लेमडा कितना रहे कि पहला डार्क बने, वेवलेंथ पूछ रहा, तो आपको एक करना चाहिए था। ओके बेटा, हो गया? तो चलिए यहीं पर रोक दिया जाए, इसके आगे क्वेश्चन तो है नहीं, और फिर आगे डिफ्रैक्शन सॉल्व किया जाएगा। ओके।